आज आपके बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसके बारे में चर्चा करूँगा कि इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कब कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है और किसके लिए यह एक्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो यह इम्पोर्टेंट सभी व्यक्तियों के लिए है, किंतु जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बिहार एपीओ में, झारखंड में यह एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, इसको लाने का उद्देश्य क्या था यह भी जानेंगे। तो यह एक्ट द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कहा जाता है। इस एक्ट में अभी तक जो संशोधन हुए हैं वह मैं बताऊंगा। 2018 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, अमेंडमेंट है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले ज़रूरी होगा कि आप कॉपी पेन ले लीजिए। जो मैं बताऊं उनको यदि आप उचित समझें तो लिख के कॉपी पे रख सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसको लाने का उद्देश्य क्या था? सिंपल सी बात है, भ्रष्टाचार को लाने का मुख्य उद्देश्य ही है समाज से भ्रष्टाचार को मिटाना। तो क्या भ्रष्टाचार अधिनियम को लाना जरूरी था? क्या इससे पहले कोई अधिनियम नहीं था? जी अवश्य था। यह अधिनियम 1988 में पारित हुआ है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता में भी कुछ प्रावधान थे और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 को रिप्लेस करके यह अधिनियम लाया गया। 1962 में एक समिति बनी थी, केशवंथानम समिति, जिसने रिकमेंड किया था कि भ्रष्टाचार को सुधार करने के लिए और भी संशोधन की आवश्यकता है। 1962 से पहले 1947 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू था और वह चल रहा था। आईपीसी की धारा 161 से 165 ए तक भ्रष्टाचार से संबंधित ही थी, किंतु 1988 में यह अधिनियम लाने के बाद उनको रिपील कर दिया गया तथा 1947 के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को भी इसमें मर्ज कर दिया गया। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पूर्णतः भ्रष्टाचार को समाप्त करता है? नहीं, यह पूर्णतः भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सका है। यद्यपि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया, किंतु सफल नहीं हो पाए, कारण जो भी रहे हों। उसके बाद हमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। 2005 में एक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एजेंसी है, उसके द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें यह पाया गया कि 60 से 65% इंडियंस किसी भी सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं। या तो वो सरकारी कर्मियों को अपने आप ही देते हैं अथवा सरकारी कर्मियों द्वारा किसी भी तरह के धन अथवा किसी भी वस्तु की मांग की जाती है। यही एक भ्रष्टाचार है। इतना कठोर कानून होने के बाद भी किसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर पूर्णतः कंट्रोल ना लगना भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2007 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग गठन हुआ था, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहलाता है। उसने रिकमेंडेशन की थी
कि जो 1988 का एक्ट है उसमें संशोधन किया जाए, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो प्रोविज़न्स हैं पर्याप्त नहीं हैं। उस अधिनियम के द्वारा जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा है उसको भी लायबल बनाने की रिकमेंडेशन की गई। पहले क्या होता था, सरकारी कर्मी है वह यदि धन की मांग करता था या किसी भी तरीके के आर्थिक अथवा किसी भी भौतिक संसाधनों की मांग करता था तो वह सरकारी कर्मी दोषी माना जाता था। किंतु 2007 के प्रशासनिक सुधार आयोग की रिकमेंडेशन ने कहा कि जो व्यक्ति रिश्वत दे रहा है उसे भी हम लायबिलिटी की श्रेणी में लेकर आएं, उसको भी जिम्मेदार ठहराएं। तो 2007 के रिकमेंडेशन के बाद 2013 में एक अनिल माधव कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने भी भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ प्रोविजंस को रिकमेंड किया। एक विधेयक लाया गया 2013 में, किंतु दुर्भाग्यवश वह अधिनियम पारित नहीं हो सका। तत्समय अपनी यूपीए सरकार थी और वह अधिनियम पारित नहीं हो सका। फिर 2018 में उस विधेयक को पुनः लाया गया और 19 जुलाई को वह अधिनियम राज्यसभा में पारित हो गया, 24 जुलाई को लोकसभा में पास हो गया एवं 26 जुलाई को 2018 संशोधन को राष्ट्रपति की सहमति मिली और वह संशोधन अधिनियमित हो गया। 2018 के संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय 4A जोड़ा गया और 3 सेक्शंस 7A, 17A और 18A को 2018 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। अब हम जानेंगे कि समझेंगे कि यह जो अधिनियम है इसको लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या पहले के अधिनियम पर्याप्त नहीं थे, क्या आईपीसी में जो प्रोविज़न दिए हैं वो पर्याप्त नहीं थे। तो जो हम एक्ट पढ़ेंगे, एक बेयर एक्ट आप लोग ले लीजिएगा, उसमें सबसे पहला ही लाइन यही लिखी है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसका ऑब्जेक्ट जो तत्समय प्रचलित जो लॉज हैं उनको समेकित करना, कंसोलिडेट करना, उन्हें एक करना और यदि आवश्यकता पड़े तो उनमें संशोधन करना। तो जो 1947 का करप्शन एक्ट है, आईपीसी के जो सेक्शंस हैं 161 से 165A उनको समेकित किया गया एवं उन्हें संशोधित किया गया। के संथानम समिति की रिपोर्ट जो 1962 में उन्होंने रिकमेंड की थी उसके कुछ प्रोविजंस को इसमें लाया गया और 1988 में इस अधिनियम को 9 सितंबर 1988 को अधिनियमित कर लिया गया। यह अधिनियम पारित हुआ। 12 सितंबर 1988 को यह अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया, किंतु जम्मू कश्मीर राज्य पर यह अधिनियम लागू नहीं किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ अधिनियम्स जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे, किंतु महत्वपूर्ण बात अब यह है कि 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू हो गया। आप लोग जान ही रहे होंगे कि धारा 370 अनुच्छेद 370 जो कि एक लंबे समय से विवादित रहा है उसे समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग माना गया और वहाँ पर भी यह अधिनियम लागू किया गया। एक जानने वाली बात यह भी है कि जो भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में रह रहे हों, उन पर भी यह अधिनियम लागू होता है।
तो हमने जाना कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों लाया गया। जो यह एक्ट है इसमें हम देखेंगे आगे कि 5 चैप्टर हैं और 31 सेक्शंस हैं। 2018 में अमेंड करके एक नया चैप्टर 4A जोड़ा गया और 3 सेक्शन 7A, 17A और 18A जोड़े गए। अब हम जानेंगे कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये एक्ट तो अपना काम कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी एजेंसियां हैं, नेशनल एजेंसीज जो करप्शन पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, उन पर कार्रवाई करती हैं। तो कुछ प्रमुख 3 संस्थाएं प्रमुख हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं 1962 में के संथानम समिति ने भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। उसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1963 में एक संस्था की स्थापना हुई, CBI, चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका कार्य भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई करना, उसकी जांच करना। फिर दूसरी एजेंसी का गठन हुआ 1964 में। वह एजेंसी थी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका भी कार्य भ्रष्टाचार कर रहे संस्था, व्यक्ति की जांच करना, उसमें वॉच करना, नज़र बनाए रखना। किंतु समय समय पर CBI और CVC पर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहे हैं, क्योंकि यह एक सेंट्रल एजेंसी है दोनों, और किसी भी राज्य में जब सरकार चेंज होती है तो जो सत्तासीन जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है सेंट्रल में, उसके द्वारा जांचें करवाई जाती हैं, FIR करवा दी जाती है और संबंधित व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। तो इन दोनों एजेंसियों पर समय समय पर प्रत्यारोप लगते रहे हैं। उसके बाद एक नई एजेंसी का गठन हुआ अभी 2013 में, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अन्ना हजारे का मुख्य रोल रहा है। उन्होंने अनशन दिया, धरना दिए। उनके इस कार्य के बाद एक नई एजेंसी आई, लोकपाल, जो कि सेंट्रल के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए लोकपाल को लाया गया और राज्यों से संबंधित मामलों में भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करने के लिए लोकायुक्त को लाया गया। तो यह एजेंसी अपना बहुत ही अच्छा रोल निभा रही है। पहले लोकपाल आप लोग जान ही रहे हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, और लोकायुक्त जो हैं वो राज्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। अभी हमने जो भी पढ़ा, यह एक पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ा। इसको पढ़ने की आवश्यकता हमें इसलिए भी है कि यदि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे यदि ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कहाँ शिकायत करनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई की जाती है। तो अगले लेक्चर में हम उसको देखेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा जो लेक्चर बताया गया है किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स पढ़ेंगे जो कि मेंस के पर्पस से, लीगल प्रैक्टिस के पर्पस से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की
तैयारी के पर्पज़ से, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इम्पोर्टेंट रोल है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर फोकस करूँगा। आप पेन कॉपी लेकर उनको नेक्स्ट लेक्चर में लिखिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।